इस लेक्चर में हम राज्यों में जनसंख्या की भागीदारी पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। ये थोड़ा सा गलती है, 3 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 16.17 उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद 9.42 महाराष्ट्र का, उसके बाद बिहार का, उसके बाद लाइन से 7.818 पश्चिम बंगाल का, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो इसे लाइन से इंडिया में इन स्टेट्स की जनसंख्या लाइन से जो कि अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी ये याद करने का ज़रूरत नहीं है कि सारे स्टेट का याद करने लगे। आपको आप अगर अपने स्टेट वाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको भी सिर्फ अपने स्टेट की जनसंख्या याद करनी है। और अगर आप इंडिया लेवल पर दे रहे हैं तो आपको ये याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट की है, सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट की है। ये 2-3 चीज़ें, फिर अपने स्टेट को 2-3 चीज़ें याद कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप देखोगे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्य में 1.59% आ जाता है। तो इन सारी जनसंख्या को आपको एक बार पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग मारना है, फिर छोड़ देना है। इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 102.70 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को, जैसे कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर प्रति वर्ग 1 किलोमीटर के जो क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उनको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे कि भारत की देखेंगे तो 464 पर किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे अब अपने राज्य का लिख लीजिएगा, जितना हो, आप जिस राज्य से हो। तो भारत का इतना है, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 464 लोग रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्त्री और पुरुष का लिंगानुपात कितना है भारत में। स्त्री पुरुष का लिंगानुपात मतलब हुआ कि 1000 पुरुष की अपेक्षा कितनी स्त्रियों की संख्या है। याद रखिए, पुरुषों की अपेक्षा हम स्त्रियों की संख्या देखते हैं कि 1000 किसी राज्य में 1000 पुरुषों की संख्या है तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, जिसका 943। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लेके आई गई थी, जो 1997 से 2002 के लिए थी। ठीक, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत वो किया गया कि हाँ अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम था, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इतनी ज़मीन है जिसमें हम 100 kg गेहूँ उपजा सकते हैं। ठीक, हमने सोचा कि हम 5 साल बाद इसको 1000 kg उपजाएंगे। और इस साल खाने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग। और ऐसा हो कि जब आप 1000 kg गेहूँ उपजाओ और खाने वाले 2000 लोग हो जाएं, तो ये संख्या बढ़ के भी घट गया, क्योंकि भुखमरी तो फिर रहेगी, क्योंकि खाने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो भुखमरी रहेगी ही, वही सिचुएशन रहेगी जो अभी है, जो इतने 100 kg गेहूँ उपजाने पे है, वही सिचुएशन 1000 kg गेहूँ उपजाने पे हो जाएगी। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये ध्यान रखा गया कि अब हम जनसंख्या को किसी तरह कंट्रोल करेंगे, बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि हम इसे 3 तरह से काम करेंगे। जैसे कि ये जब आया था 15 फरवरी 2000 को, तो उस टाइम में कुछ रूल रेगुलेशन लाया गया जिसकी वजह से इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करे। उसके बाद हमने मध्यकालीन के लिए छोड़ा था, मतलब कि कुछ ऐसे ज़रूरत की चीज़ें या कुछ ऐसे नियम कानून जो हम 2010 तक लागू करेंगे और जनसंख्या को रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमने 2045 तक के लिए सोचा कि 2010 से 2045 तक के लिए कुछ ऐसे नियम कानून लागू किए जाएंगे या कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे कि 2045 तक जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि शिशु का मृत्यु दर रोकना, अच्छा, और शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वयंसेवी शिक्षा को बढ़ावा देना, गृहिणियों को शिक्षित करना, और गर्भाधान का सब अनिवार्य करना। इन सारी बहुत सारी चीज़ों को लेके आया गया, जनसंख्या नीति का गठन किया गया। और उसके बाद फिर विवाह की आयु भी तय की गई, बाल विवाह को रोकने की कोशिश की गई। इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमने देखा कि शायद इससे जनसंख्या में कुछ कंट्रोल हो, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या बढ़ने और उसको कंट्रोल करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन।
जैसे कि भारत में अधिक जनसंख्या के कारण गर्म जलवायु, अशिक्षा, गरीबी, परंपरागत मान्यताएं, बाल विवाह, जागरूकता का अभाव। लेकिन फिर अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमने देखा था कि जो दीर्घकालिक विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, उसमें भी हमने देखा था ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया था, जैसे परिवार नियोजन, तीव्र आर्थिक विकास, शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, सरकारी प्रयास, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम जब लागू किया जाएगा, जिसके लिए आप अभी भी देखेंगे गवर्नमेंट जनसंख्या पे बहुत बात कर रही है, क्योंकि आप अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे, मानव पूंजी को इस्तेमाल करेंगे और जनसंख्या दर बदर बढ़ती जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हम आज जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में अगले साल भी रहेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखा गया है और ये इम्पोर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।